हेलो गाइस, दिस इज आदित्य शर्मा एंड यू आर वाचिंग न्यू एरा। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है वाटर पॉल्यूशन। वो एयर पॉल्यूशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज वाटर पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। वाटर पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? वाटर पॉल्यूशन में सिंपल सी बात है, जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो बोलते हैं कोई भी अनवांटेड मटेरियल अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? पॉल्यूशन। सिंपल टर्म्स में हम यही बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली वाटर पॉल्यूशन की। तो वाटर के अंदर किसी भी तरह का अनवांटेड सब्सटेंस, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, अब ये तीन में से कोई भी हो, वो आपका क्या करेगा? डायरेक्टली उस जो वाटर है उसको पॉल्यूट कर देगा। अच्छा, अब एक दो चीज मैं बताना चाहूंगा। एक लाइन है एनसीईआरटी में कि 0.1% इम्प्योरिटीज कैन मेक वाटर unfit for domestic use या डोमेस्टिक यूसेज, कुछ भी लिख लीजिए, है ना। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके लिए एनसीईआरटी ने ऐसे ही करके आपका छोटा सा चार्ट भी बनाया, पाई चार्ट। इसमें समझाया है कि भाई ये 0.% है ना, ये वाला पार्ट पूरे इसका, ठीक। अब ये इम्प्योरिटीज की बात करी उन्होंने कि भाई ये चीज तो इन्होंने बता दी, अब ये इम्प्योरिटीज हैं क्या, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हैं जो इसको अफेक्ट कर रही हैं। तो तीन तरह की इम्प्योरिटीज हमको पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सस्पेंडेड सॉलिड इम्प्योरिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड्स, दूसरा हम बात करेंगे कोलॉइडल मटेरियल, और तीसरा हम बात करेंगे डिसॉल्व्ड मटेरियल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको बात करनी है। अब सस्पेंडेड सॉलिड नाम से ही क्लियर हो रहा है, सॉलिड ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा लिक्विड वाला पार्ट होता है, मतलब ये कोलॉइडल सब्सटेंस बना रहा है। कोलॉइडल मतलब जिनमें मिक्स होने की कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो इनके एग्जांपल मिक्स होने वाले आएंगे डिसॉल्व्ड मटेरियल्स में, या बेसिकली मटेरियल क्या है, गैसेस के फॉर्म में। यहाँ के पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जांपल की अगर बात करें तो सैंड, स्लेट, क्ले, ये सारे यहाँ पे आ सकते हैं ना, एटसेट्रा लगा लीजिएगा, और भी आ सकते हैं। कोलॉइडल मटेरियल में बात करें तो पेपर, क्लॉथ, फीकल मटेरियल, है ना, ये सारे यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे गैसेस में आपकी नाइट्रोजन वगैरह, ये सारी गैसेस आपकी डिसॉल्व्ड मटेरियल के केस में आ जाएंगी। तो ये इम्प्योरिटीज हैं, और ये इस तरह की इम्प्योरिटीज अगर 0.1% भी हो जाती हैं, कितनी 0.1%, तो भी वो अनफिट बना देंगी किसके लिए? डोमेस्टिक यूजेज के लिए। तो ये पॉइंट आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबको बनना चाहिए, ठीक है। चलिए अब तो एक दो बातें और करेंगे हम। जो डोमेस्टिक वाटर होता है, जो डोमेस्टिक के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो मेजर पॉल्यूटेंट होता है, अगर डोमेस्टिक सीवेज की मतलब बात करें तो डोमेस्टिक सीवेज में जो मेजर पॉल्यूटेंट होता है वो हमेशा बायोडिग्रेडेबल होता है। एक पॉइंट ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब हम एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे पहले करेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या डिस्कस करेंगे? बायोलॉजिकल, चार चीजों में हम बेसिकली इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। होता क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? एक्चुअल में इसको बायोलॉजिकल बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको जब समझते हैं तब क्या है, ये जो आजकल नाम दिया जाता है, लोग इसमें काफी कंफ्यूज भी रहते हैं। और इवन मेरे मुंह से भी पहली बार में क्या निकला? बायोलॉजिकल, क्योंकि वो एक हैबिट बनी हुई है, बायोलॉजिकल निकल जाता है। तो याद रखिएगा एक्चुअल में क्या है? बायोकेमिकल। ये बायोकेमिकल याद रखेंगे तभी एक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने बायोलॉजिकल याद रखा तो ये कंसेप्ट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है सर? ये डेफिनेशन बताइए, क्या बताइए इस, मतलब हमको ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो आपने बोल दिया, पर है क्या एक्चुअल में? तो एक मैं डायग्राम से समझाता हूं। ये बेसिकली है क्या वो समझिए।
कि ये वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जो ये बताता है कि कितना ऑर्गेनिक मटेरियल को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये मतलब क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि पानी के अंदर कितनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जिसको यूज करके हम आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये सिंपल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है, ठीक है। तो ये चीज हमें अच्छे से याद रखिए। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बना दूं, ये आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इस तरह से मैंने बना दिया आपके ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इन ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है वही आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझिएगा। अच्छा, मैं इसके रिलेट करके एक चीज और बताऊंगा, इसको मिटा दूं पहले। समझिएगा बात को। आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के। क्यों? क्योंकि यही तो इंश्योर कर रहा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल कितना ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना। इसके अलावा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के। अब डीओ का फुल फॉर्म मत पूछिएगा, है ना, कि ये डीओ क्या है सर, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पहले ही बता दे रहा हूं, तो ये मत पूछने लग जाना। चलो, ये एक तो आपको याद रखनी इक्वेशन बनाई है जो। इसके अलावा एक दो चीज और समझिएगा, क्या है वो, कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है अगर वो 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो उस वाटर को हम बोलेंगे पॉल्यूटेड। कैसा कंसीडर करते हैं हम उसको? पॉल्यूटेड कंसीडर करते हैं। अगर वहीं BOD लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर है तो इसको हम बोलते हैं हैवी पॉल्यूटेड, हैवीली पॉल्यूटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी जगह पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक दो चीज और बताऊंगा आपको, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। इसको मिटा ही देता हूं फिर बताता हूं। बेसिकली जो BOD है ना, ये आपको बताता है ऑर्गेनिक मटेरियल कितना प्रेजेंट है वाटर में। तो इस तरह से भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि BOD जो है वो फ्रेश वाटर के लिए 1 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम होती है। और यहां पे हम बात एक और करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर्स की। किसकी बात करेंगे? इंडिकेटर्स की। हमको पता कैसे लगता है कि कौन सा पानी फ्रेश वाटर है या सॉल्ट वाटर है या मैराइन वाटर है? बात समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट भी हमको समझना है क्योंकि वो एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लेते हैं कई बार। तो इंडिकेटर्स 2 तरह के होंगे, एक तो फ्रेश वाटर और दूसरे मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर में आपको याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेफनिया, दूसरा ट्राउट फिश, और ये भी तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। और मैराइन में आपको याद रखना है इकोलाई, ठीक है। एक आपको याद रखना है ट्यूबीफैक्स, ट्यूबीफैक्स इसमें आता है, एनेलिडा में। और आपको याद रखना है या तो ब्लड वॉर्म याद रख लीजिए या स्लज वॉर्म याद रख लीजिए, ठीक है। ये इंडिकेटर्स भी आपको याद रखने पूछे जा सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है पर कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज हमारी क्लियर हुई कि BOD एक्चुअल में क्या होता है। BOD आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें अब किसी तरह का कोई डाउट नहीं बचा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बाद हम डिस्कस करेंगे COD के बारे में। किसके बारे में? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा। ये क्या बताता है कि जो टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल है, टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए
इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना K2Cr2O7 जरूरत पड़ेगा। अब K2Cr2O7 कितना लगेगा वो आपका क्या बताता है, बेसिकली केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब मैं दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ। एक तो ये आपके सिलेबस में है केमिस्ट्री में, तो इसकी सारी रिएक्शन आपको बननी चाहिए। इसके साथ में आपको एक और आता है KMnO4, ठीक है। तो इन दोनों की रिएक्शंस आपसे बननी चाहिए सबसे पहली चीज तो, और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जब हम बात करते हैं तो K2Cr2O7 कितना रिक्वायरमेंट है। एक तरह से जब आपकी टाइट्रेशन करते हो, टाइट्रेशन में आप इनके अमाउंट देखते हो, ये एक तरह से इसी तरह से आप अमाउंट चेक कर रहे हो कि कितना अमाउंट बेसिकली उसको कंप्लीट बोल रहा हूँ, टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल बोला मैंने, है ना। तो यहाँ कंप्लीट की बात हम कर रहे हैं, तो ये पॉइंट काफी अच्छे से याद रखिएगा COD। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, COD हमेशा BOD से ज्यादा होगा। अब ये होमवर्क है, या फिर अगर कोई बता सकता है तो तुरंत भी बताए कमेंट सेक्शन में कि ये कैसे ज्यादा है, ठीक है। ये हमेशा ज्यादा होगा COD। कोई एक लॉजिकल रीजनिंग इसकी आपको बतानी है, इनडायरेक्टली मैं बता चुका हूं, इनडायरेक्टली आपको पता लग गई है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं पूछता नहीं। तो आपको एग्जैक्ट वर्ड वो बताना है कि मैंने कौन सा ऐसा वर्ड बताया था, या कौन सा ऐसा लिंक्ड वर्ड बोला था, या ऐसी कौन सी लाइन बोली थी जिसके थ्रू ये बात हम प्रूफ कर सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए, तो ये दो चीजें होने के बाद तीसरा जो हमें ये सेकंड नंबर था आपका, है ना। तीसरा हम पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। चलिए इसको मिटा के बायोमैग्निफिकेशन देखते हैं। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? ये वो आपको ये चीज पता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं उनको बैक्टीरिया फंगस डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। वो जब डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में रह जाते हैं। जब वो एनवायरनमेंट में रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं हार्म कॉज करेंगे। तो ये सारी चीज आपकी किसके अंदर आती है? बायोमैग्निफिकेशन के अंदर। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो DDT बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। DDT के अलावा आपका लेड आ जाता है ना, कैडमियम आ जाता है, मरकरी आ जाता है। ये सब क्या करते हैं? बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि एक आपके ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करते हैं तो ये इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता रहता है कंटिन्यूअसली। इसका अमाउंट जो है कैसे कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है, और वो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक में कम है, फिर अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा तो बढ़ता जाएगा, और ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो दिक्कतें कॉज करेगा। देखते हैं क्या बात कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। यहां पर आपके बात करते हैं हम सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन है, फिर कौन आएंगे? जूप्लैंक्टन, फिर आएंगी स्मॉल फिशेस, फिर आएंगी लार्ज फिशेस। ये चीजें क्लियर है? अब फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा कि मैंने क्या बोला, एक जगह से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं सबसे पहले तो वो कहाँ पे है? वो चीज वाटर के अंदर, तभी तो इन पे आई ना, वाटर से ही तो इन्होंने ली। तो वाटर पे है, तो वाटर में जो अमाउंट रहता है वो रहता है 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। ये भैया बहुत अच्छे से याद रखना कि पार्ट्स पर बिलियन बोला मैंने। क्या बोला है? पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। जब फाइटोप्लैंक्टन्स में यही अमाउंट रहता है तो ये रहता है 0.003 पार्ट्स पर मिलियन। ये बहुत बढ़ गया, याद रखिएगा, बिलियन से सीधा मिलियन पे आ गया ना। यहाँ पे जब बात करते तो यहाँ रहता है 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। स्मॉल फिशेस में बात करते हैं तो 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। लार्ज फिशेस में आते आते ये आपका कितना हो जाता है? लगभग 2 ppm। और यही फिर बर्ड्स कंज्यूम कर लेती हैं तो बर्ड्स में लगभग पहुंच जाता है 25 पार्ट्स पर मिलियन।
जो कि ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स में ज़रूर देख रहे हैं पर फिर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ये आप देख रहे हैं बिलियन से नंबर्स में आ गई है पहले तो गाड़ी, ये समझ लीजिए पहले तो मिलियंस में आ गए और ये नंबर्स आपका मतलब डेसिमल से आपका प्रॉपर नंबर में आ गया है, तो ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब ये दिक्कत क्या करेगा, बर्ड्स में जब ये इतना अमाउंट आ जाता है तो ये क्या करता है, कैल्शियम का जो बैलेंस है, कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम का डिसबैलेंस करवा देता है। बेसिकली ये क्या करवा देता है, कैल्शियम का डिसबैलेंस। उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का, तो जो बर्ड्स होती हैं वो क्या देती हैं, अंडे देती हैं, तो अंडों के ऊपर की जो शेल बनी होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम का जब डिसबैलेंस हो जाएगा तो जो शेल है उनकी, एग की शेल है, वो कैसी हो जाएगी, थिन हो जाएगी। थिन होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्री मैच्योर डेथ। तो ये बेसिक सा फंडा है जिसमें हमको ये देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है, ये हमारा बायोमैग्निफिकेशन है। तो बायोमैग्निफिकेशन को सिंपल अगर टर्म्स में बात करें तो सिंपल टर्म्स में इतनी सी बात है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है वो जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाता है तो डिसॉल्व तो हो नहीं पाता है, जब वो और ये जितना भी अमाउंट बताया डीडीटी का बताया ना, ये सारा का सारा डीडीटी से बताया ना, तो अमाउंट हर ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होता रहता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। जब फाइनल ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और काफ़ी अच्छे से भी याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बायोमैग्निफिकेशन के बाद हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की। किसकी बात करेंगे, यूट्रोफिकेशन की। उससे पहले लेकिन मैं बायोमैग्निफिकेशन में एक दो चीज़ें और बता दूँ। एक दो डिजीजेज होती हैं जो ह्यूमन में होती हैं, जैसे कि अगर लेड की पॉइजनिंग से हो रही है तो उसको हम बोलते हैं प्लम्बिज्म। मरकरी की पॉइजनिंग से हो रही है तो हम बोलते हैं मिनामाटा डिजीज, मिनामाटा डिजीज। और कैडमियम से हो रही तो इसको बोलते हैं हम इटाई इटाई डिजीज, या फिर इसको हम आउच आउच डिजीज भी बोलते हैं, आउच आउच डिजीज, है ना दोस्तों। तो ये चीजें आपको, ये प्लम्बिज्म है, सो सॉरी, क्लियर है ये। तो ये सिंपल सा था। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो हम क्या देखेंगे, यूट्रोफिकेशन के बारे में। चलिए बिना देर के उसको भी देख लेते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पर मिनरल का बढ़ जाना, मिनरल के बढ़ने से यहाँ पर ग्रोथ बढ़ जाती है, ग्रोथ के बढ़ने से एजिंग होने लग जाती है, एजिंग होने की वजह से वो जो पूरा आपका लेक है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये सारा का सारा फंडा किस में देखने को मिलता है आपको, यूट्रोफिकेशन में देखने को मिलता है। यूट्रोफिकेशन का एक्चुअल मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। है ना, इंक्रीज न्यूट्रिएंट देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ एक दो बात समझिएगा, एक दो तरह के होते हैं। एक यूट्रोफिक लेक होता है, यूट्रोफिक लेक, और एक होता है ओलिगोट्रोफिक लेक। जब भी ओलिगो टर्म आ जाता है तो ना तो ये मिनिमम होता है ना मैक्सिमम होता है, ये बीच की कोई बात हो रही होती है। तो यहाँ पर यूट्रोफिक में तो जो है ना न्यूट्रिएंट्स कैसे है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर कम है। तो ये सिंपल सा टर्म है, पूछा कोई मतलब कोई भी नहीं पूछेगा। जो बोर्ड्स वाले बच्चे देख रहे हैं उनके लिए लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी यूट्रोफिकेशन आ जाए तो दो टाइप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूट्रोफिकेशन में, अब यूट्रोफिकेशन को थोड़ा सा समझते हैं। यूट्रोफिकेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी हमने क्या बोला कि भाई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। जब रिच न्यूट्रिएंट्स होंगे तो ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। समझिएगा बात को क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, रिच न्यूट्रिएंट,
मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ है ना, रिच न्यूट्रिएंट मैक्सिमम ग्रोथ। और क्या दिक्कत हो रही है, और ये रिच न्यूट्रिएंट्स है का एक्चुअल में एक्वाटिक बॉडी में है ना, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पर है, एक्वाटिक बॉडी में मैक्सिमम ग्रोथ होगी। अब यहाँ इसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, नेचुरल एजिंग होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। और ये नेचुरल एजिंग मतलब बेसिकली नेचुरल है तो ये वक्त भी लेती है, ऐसा नहीं कुछ सालों में हो जाएगी, इसको हजारों साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नेचुरल है ना इसलिए, ठीक है दोस्तों। और ये क्या फिर कर देती है, लेक को डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है, ऐसा पता भी नहीं लगेगा कि आपको उस जगह पे कभी लेक हुआ भी करता था। बात समझ पा रहे हैं। तो ये जो एजिंग हो रही है बेसिकली रिच न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो एजिंग हो जाती है लेक की, उसको ही हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। अच्छा, अब एक दो चीज और समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ बोला नेचुरल एजिंग, अब यही एजिंग नेचुरल ना होके आर्टिफिशियल हो जाए, कैसी हो जाए, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कैसे, जो ह्यूमन की वजह से होती है, ह्यूमन की वजह से जो प्रोसेस हो रही है, आर्टिफिशियल एजिंग हो रही है, ये आपकी 200-300 साल में ही कंप्लीट हो जाती है। कैसे कंप्लीट हो जाती है, डायग्राम से समझेंगे। समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हमेशा की तरह एक ही डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं थोड़े बहुत। अब यहाँ पे हमने क्या डाल रखा है, फर्टिलाइजर्स डाल रखे हैं। पेड़ पौधे उगाने के लिए हम डालते हैं ना भैया, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। अब फर्टिलाइजर डाल रखे हैं आपने, क्या उसके बाद क्या हो गया भैया, पानी गिर गया। क्या गिर गया, पानी, रेनफॉल। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या मूव कर जाएंगे, जो इसमें फर्टिलाइजर्स के मतलब मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटेशियम के, ठीक है, एटसेट्रा, ये क्या करवाते हैं बेसिकली, ये सारी चीज़ें मिलके ही एजिंग का काम करवाती हैं। और जब भी एजिंग हो रही होती है तो एक चीज़ देखने को खास मिलती है यूट्रोफिक लेक में, कि वो वार्म हो जाता है एंड शैलो हो जाता है लेक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। वार्म हो जाता है और शैलो हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे तो हमने बात कर ली इस तरह से। इसके अलावा और क्या हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पे आपने मान लीजिए डिटर्जेंट्स डाल रहे हो आप। कई लोग होते हैं ना, लेक में कपड़े धोने चले जाते हैं, या फिर आपने घर के पाइप है वो लेक में ओपन कर दिए, सीवेज, इंडस्ट्रीज फ्लूएंट, है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, सीवेज आ रहा है। ये जब आप इतना सारा कष्ट देंगे एक लेक को तो कितना मतलब कितना रिकवर कर लेगा। अब आप समझिएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें दी, अब ये सारी चीज़ें जब पेड़ पौधों को उगा सकती हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स को भी तो ज़्यादा ग्रो करवाएंगे, एल्गी को भी तो ज़्यादा ग्रो करवाएंगे। जब ये चीज़ देखने को मिलती है तो एक टर्म यूज़ करते हैं हम, एल्गल ब्लूम। आपने देखा होगा कि कई सारे तालाब होते हैं उनके ऊपर पूरा हरा हरा दिखता है, वो बेसिकली ये एल्गल ब्लूम की निशानी है ना। तो उसमें होता क्या है, ये एल्गल ब्लूम ऊपर से कंप्लीट कवर कर लिया। अब क्या होगा, जो नीचे की वेजिटेशन है, क्या उनको कोई भी चीज़ मिल पाएगी, ना तो डायरेक्ट सनलाइट जा पा रही है, ना कोई न्यूट्रिएंट जा पा रहे, सब उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया कंप्लीट। बात समझ पा रहे। तो ये इशू आते हैं, और ये एल्गल ब्लूम ये क्या करते हैं, टॉक्सिक भी सीक्रेट करने लग जाते हैं कई सारी एल्गी, और इतने वाइड ग्रो करते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी तो है नहीं उनके पास। तो ये चीज़ क्लियर याद रखिएगा, यूट्रोफिकेशन एक्चुअल में हो कैसे रहा है, ठीक है। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट था। क्लियर है ये चीज। चलिए, इसके अलावा ये चीजें कंप्लीट करने के बाद अब हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन को हम ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। चलिए, देखिए हम दो तरह से ट्रीट करते हैं इसको, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं तो दो तरह से ट्रीट करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है,
टर्शरी भी होता है, टर्शरी हम बाद में देखेंगे। अगर ज़्यादा ही है तो मैं टर्शरी लिख देता हूँ। टर्शरी में खैर बहुत कुछ होता नहीं है, अपने टर्शरी कई बार करते भी नहीं है, ठीक है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट किस तरह का होता है? ये आपका बेसिकली फिजिकल टाइप का ट्रीटमेंट होता है। कैसा होता है? फिजिकल। ये आपका सेकेंडरी मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल होता है। कैसा होता है? बायोलॉजिकल। और ये आपका टर्शरी होता है फिजियोकेमिकल। ठीक है दोस्तों, तब हम जब भी जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रीज वगैरह से, इतना ट्रीट करके ही हम उनको रिवर में मिलाना चाहिए कायदे से, तो पर कई लोग वैसे ही मिला देते हैं, ठीक है। अब जो ये आपका फिजिकल है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, बात को समझिएगा। दो काम हम इसमें करते हैं। एक तो हम करते हैं फिल्ट्रेशन, दूसरा हम करते हैं सेडिमेंटेशन। सर क्या मतलब है इसका? देखो, जो भी बड़ा पार्टिकल है उसको तो हम फिल्टर कर लेंगे, सिंपल लाइक ग्रेट है, जो भी आपके क्ले है, सैंड पार्टिकल्स हैं, ये सारे तो आप क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। इसके अलावा जो भी बचेगा वो सारा क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और वो आपका कंस्टिट्यूट करता है एक्टिवेटेड स्लज। उसको क्या हम बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, और ये सेडिमेंट हो जाएगा पूरा। सेडिमेंट होने का मतलब ये जो आपका कंटेनर बनेगा, एक जिस कंटेनर में आप ट्रीट कर रहे होंगे उसमें ये इस तरह से जम जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट काफी ज्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। सेकेंडरी को थोड़ा देख लेते हैं, इसको मिटा के। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसमें हमको दो तीन चीजें देखनी है। एक तो हम देखेंगे एरेशन, एक हम देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट का आपका जो स्लज बनाने का काम है, और फिर यहाँ गैसेस का इवोल्यूशन होगा। हालांकि इस तरह का कोई डिवीजन नहीं होता है, साथ में चलते रहते हैं, 3 कंटेनर होते हैं हालांकि, पर हमने बना दिया है। आपके एनसीईआरटी ने शायद इतना डिटेल से नहीं दिया है, शायद दिया भी होगा तो माइक्रोब्स में होगा, तो माइक्रोब्स में दोबारा से देखेंगे इसे, ठीक है। चलिए, एरेशन। एरेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर आपने जो भी मटेरियल डाला है टैंक में, उसको आप कंटिन्यूसली एक एरेटेड ट्यूब समझ लीजिए, उससे आप क्या करते हैं, इसको रोटेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये मिक्स हो जाए अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, फ्लॉक्स होते हैं जो हम ग्रो कराते हैं। क्या क्या क्या? बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या करते हैं, वही बीओडी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइज करके काफी ज्यादा यहाँ पर बीओडी को रिड्यूस करवा देते हैं। बात को समझिएगा, ये बात हमने पहले भी बोली थी। अब ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल का अमाउंट कम होगा तो बीओडी भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये पॉइंट काफी अच्छे से समझिएगा। अच्छा, अब ये एरेशन वाला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि सर यहाँ पे फ्लॉक्स थे, ग्रो करवा दिए। अब जो आपके फ्लॉक्स आपके ग्रो करें, फ्लॉक्स ग्रो क्यों करें, एक्टिवेटेड स्लज था, उसके से एरोबिक बैक्टीरिया ने ग्रो करवा दिया। अब जो आपका ये स्लज वाला पार्ट बना है, यहाँ पर होता है आपका बेसिकली जो भी आपका जो पार्ट है उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। लाइक जो एक्टिवेटेड स्लज यहाँ भी बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज जो बनेगा, जैसे मैं कंटेनर बना दूं तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इस तरह का पार्ट कोई भी, और एक ये इस तरह का पार्ट। तो ये तो आपका क्या हो गया, जो वाटर है, जो वाटर बचा वो हो गया। इसके अलावा जो ये पार्ट बचा है इसको हम मतलब कहाँ ले जाते हैं, तीसरे वाले कंटेनर में, जहाँ पे एनारोबिक वो चलेगा आपका ट्रीटमेंट, एनारोबिक ट्रीटमेंट भी चलता है यहाँ पे। अब ये जो एनारोबिक ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, इसमें क्या उठाया आपने, ये वाला जो स्लज वाला पार्ट है इसको उठा के एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में यहाँ पर उसको क्या करवा दिया, मिक्स करवा दिया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जब रिएक्शन करेंगे ऐसे स्लज से, तो कुछ गैसेस का इवोल्यूशन करेंगे जो हमको काम आती हैं, लाइक बायोगैस वगैरह में जो काम आती है, जैसे मीथेन वगैरह। बात समझ पा रहे हैं? तो ये मीथेन को फिर हम बायोगैस की तरह यूज कर लेते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, लगभग 100% एफिशिएंसी दे रहा है, क्योंकि ये जो वेस्ट था जो हमें फेंकना चाहिए था कायदे से, वो भी हमको क्या दे रहा है, बायोगैस दे रहा है।
इसके अलावा जब ये पूरा ट्रीटमेंट हो गया तो ये वाला जो पानी बचा है इसको हम कहाँ ले जाते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें हम यूवी रेज की प्रेजेंस में या कई सारे डिसइंफेक्टेंट केमिकल मिला के उसको कंप्लीट ट्रीट करके और फिर रिवर में मिक्स कर देते हैं। मैं दोबारा ये वाला रिवाइज करवा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, समझिएगा, बस टिप्स पे आइएगा। सबसे पहले हमने पानी लिया, उसको फिल्टर किया, हमेशा की तरह हमारा कैमरा बंद हो गया था दोस्तों, तो मैं आपको रिवीजन करवा रहा था कि ये जो हमने ट्रीटमेंट पढ़ा है इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट ही किया था, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम 3 स्टेजेस में इसको करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 फेजेस में हम इसको ट्रीट करते हैं। प्राइमरी फेज में जो ट्रीट कर रहे हैं उसको हम फिजिकल प्रोसेस बोल रहे हैं। फिजिकल प्रोसेस का क्या मतलब है, उसमें हम 2 चीजें कर रहे हैं, एक तो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि हम पानी को सिंपली फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर लगा के, कुछ भी मिक्स नहीं कर रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने क्या किया, फिल्टर कर लिया। जब हम कोई चीज फिल्टर करते हैं तो बड़े पार्टिकल रह जाएंगे, बाकी छोटे पार्टिकल आपके आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बस मतलब आपका जो माइक्रोब्स हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स होंगे लाइक आपके जो दिखने वाले पार्टिकल सारे रह जाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपने पोर साइज क्या लिया फिल्टर का, ठीक है। सेकंड चीज सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन का मतलब है कि यहाँ पे आपने सेपरेट कर दिया, जो भी मटेरियल होगा, जो भी आपका उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कहाँ आ जाएगा, बेस पे आ जाएगा, और जो वाटर वगैरह होगा वो आपका मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये चीज एक तो यहाँ पर क्लियर हुई थी, हमने बात करी थी, यहाँ पर नहीं सॉरी मिटा दिया था मैंने, ठीक है, छोड़िए मत समझिए उससे, इतना आपको समझ में आया। अब जो सेडिमेंटेड पार्ट है वो हमने क्या करा, कहाँ पे ले गए हम उसको, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी 3 टाइप से करना है, एक एरेशन करना है, एरेशन के बाद हम उसको मतलब आपको सेपरेट करना है, उसको वहाँ पे स्लज बनाना है, और तीसरे में एनारोबिक ट्रीट करना है उसको। तो जो एरेशन है उसमें क्या करते हैं, हम कंटिन्यूसली एजिटेट करते हैं। एजिटेट का मतलब होता है कोई हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिससे हम पानी को मिक्स कर रहे हैं, जो मिक्स मतलब काफी सेंट्रीफ्यूगल जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उस तरह से मिक्स करते हैं। तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं, और वहां पर क्या है, बैक्टीरिया फंजाई है, तो जो वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको यूज करके वहां पे वो क्या कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको काफी ज्यादा रिड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें हम क्या कर देखने को मिल रहा है कि ऊपर की तरफ तो पानी, नीचे एक्टिवेटेड स्लज बन गया है। वो एक्टिवेटेड स्लज बेसिकली फिर हम कहाँ ले जाते हैं, एनारोबिक ट्रीटमेंट के लिए। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली हमारे लिए मतलब यूजफुल प्रोसेस है, जिससे हमको फायदा मिल रहा है, एनर्जी मिलेगी हमको। बात समझ में आ रही है आपको। और फिर जो पानी बचा है उसको हम कहाँ ले जाते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ केमिकली या यूवी रेज के थ्रू हम उसको ट्रीट करके मतलब मिक्स कर सकते हैं। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा 3 चीजें और हैं जो आपको आज पढ़नी है, जिनको मैं कोई डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं एक आउटलाइन दूंगा, इनके लिए मैं क्या करूंगा, एक आउटलाइन दूंगा, और वो आपके पढ़ने के लिए बेसिकली केस स्टडी है, आप रीड कीजिएगा और डाउट पूछिएगा अगर आपको कोई डाउट आता है। मैं हिंट कर देता हूं तीनों के बारे में। एक तो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरी है प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एक आपकी प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड है, एक और है आपकी जिसमें आपका वाटर मतलब क्लीन करने के लिए, वाटर पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। चलिए अब समझिएगा तीनों एक एक करके, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इनको, इसीलिए बोला आपको रीड करना है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए एनसीईआरटी में वो आपको रीड करने हैं ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ कि भाई एक रमेश चंद्र डागर नाम के भाई साहब थे, रमेश चंद्र डागर, ये कहाँ के थे, हरियाणा के थे। इन्होंने क्या किया कि कंप्लीट यूज किया कि जो ये खेती करते थे, जो ये घर पे अपना काम करते थे, उसमें 0% वेस्ट के थ्रू 0% वेस्ट होता था, और साइक्लिकल प्रोसेस के थ्रू सारे काम उसी से कर लेते थे। और इन्होंने एक चीज फॉर्म की थी, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। क्या है ये, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। जब ये आपकी बुक लिखी गई है उस टाइम पे 5000 मेंबर्स करेंटली उसमें थे।
अब इन्होंने ऐसा क्या किया, साइक्लिकल वेस्ट को कैसे यूज किया, अब ऐसे समझिएगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने गाय भैंस बांध रखी थी, गाय भैंस का जो डंग आ रहा था या काऊ डंग बोले तो वो बेसिकली उससे क्या बना रहे थे, बायोगैस। बायोगैस बनाने के बाद एक तो आपको गैस मिल गई, फिर जो मटेरियल बचता है वो वर्क करता है नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरह, उसको इन्होंने यूज किया अपने खेती में। और वो खेती में यूज करने के बाद खेती में से जो ऊपर का जो पार्ट बचता है जिसको बाद में काट के लाते हैं, गेहूं निकालने के बाद जो बचता है उससे फिर से इन्होंने गैस बनाई। तो इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा एक इंटीग्रेशन दिखाया कि भाई हम जीरो वेस्ट के थ्रू भी काम कर सकते हैं। डेयरी मैनेजमेंट, बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट भी वहीं से चल रहा था इनका। बी कीपिंग कैसे चल रही थी कि भाई अगर बी कीपिंग करते हैं तो पॉलिनेशन इंक्रीज हो जाता है। ये सारी चीज इन्होंने काफी अच्छे से बताई और ये कोई मतलब ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों, ठीक है। ये अपनी एक कॉमन सेंस होता है, इन्होंने एक मतलब एक्सेप्शनल काम किया, इसीलिए एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, ठीक है। ऐसी प्लास्टिक वेस्ट, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं थे सॉरी, नॉर्मल कॉमन मैन था, 57 ईयर ओल्ड थे, नाम था इनका अहमद खान। कहाँ के थे ये, बेंगलोर के, है ना, BLR वहाँ का कोड है, रेलवे का कोड, बेंगलोर। तो बेंगलोर को आजकल बेंगलुरु बोलते हैं, तो बेंगलुरु बोलना तो वो बोल लीजिएगा। तो 57 ईयर ये ओल्ड थे अहमद खान। ये क्या करते थे, 20 साल से पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे। 8 साल पहले, 8 साल आज से नहीं, आपकी किताब के हिसाब से, ठीक है, मैं किताब के हिसाब से बातें कर रहा हूँ अभी। तो 8 साल पहले किताब के अकॉर्डिंग इनको रियलाइज हुआ कि यार बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक उसी पॉलीथीन से मॉडिफाई करके एक सब्सटेंस बनाया, पॉलीब्लेंड। क्या बनाया, पॉलीब्लेंड, जो कि बिट्यूमेन के साथ मिक्स होके, बिट्यूमेन क्या होता है जो रोड डालने के लिए मिक्स करते हैं ना, ब्लैक ब्लैक मटेरियल होता है, ठीक है, उसके साथ जब मिक्स करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है पॉलीब्लेंड की, वो वाटर रिपेलेंट की तरह काम कर रहा था। अच्छा, अब आप समझिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी रोड्स हैं वो उनके बेसिक टूटने का रीजन क्या होता है, उनके अंदर पानी भर जाता है, बरसात में उखड़ जाती है। ये क्या कर रही थी, जैसे ही इसके ऊपर पानी पड़ता था रोड पे से हटा देती थी, क्योंकि पॉलीथीन का आपको पता है वाटर रिपेलेंट की तरह काम करती है। और 2002 तक ये 40 किलोमीटर रोड बना चुके थे, ठीक है। आज का डाटा अब आपको पता करके बताना, इसीलिए मैंने बोला है केस स्टडी आपको करनी है खुद से एक और बार, ठीक है। ये बेसिक एक आइडिया दे दिया। तो इन्होंने एक एक्सेप्शनल काम करके दिखाया जो एक ह्यूमन के लिए अच्छा था। इन्होंने और अच्छा काम एक और किया कि जो रैग पिकर्स होते हैं उनके लिए भी फायदा किया। क्या कि 0.4 रुपीज मिलते हैं लगभग पर केजी के हिसाब से। आज का अमाउंट नहीं है, पहले का अमाउंट है, ठीक है। पर केजी पॉलीथीन जो बीनते हैं ना हर जगह से, यहाँ से उठा लिया वहाँ से उठा लिया, वो उनको 0.4 रुपीज मिलते थे पर केजी पॉलीथीन उठाने के। इन्होंने उनको 0.4 की जगह उस जमाने में 6 रुपीज दिए, 6 रुपीज दिए पर केजी के हिसाब से। बात समझ पा रहे हैं? तो इन्होंने उनकी भी एक इनकम इंक्रीज कर दी, पॉल्यूशन भी कम कर दिया, और ये काफ़ी अच्छा काम था। वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेटेड आपको देखने को मिला वाटर ट्रीटमेंट की बात, कि वाटर ट्रीटमेंट कैसे कर रहे थे। एक ऑस्ट्रेलिया की हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के साथ मिलके अरकाटा एक जगह का नाम था, वहाँ पे एक कम्युनिटी बनी जिसका नाम था फोम। फोम का मतलब था फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श, ठीक है। इन्होंने क्या करा, 60 हेक्टेयर्स लैंड में इन्होंने 2 तरह से वहाँ पे ट्रीटमेंट किया। 60 हेक्टेयर्स लैंड में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और पहले इन्होंने जो कन्वेंशनल फिजिकल ट्रीटमेंट होता है उस तरह से। तो एक लैंड खेत बना दिए, स्टार्टिंग में फिल्टर करवाया, फिर उन्होंने क्या करा, कुछ चीज़ें मतलब पेड़ पौधे की तरह चीज़ें लगा दी। तो जब पानी होके निकलता था वहाँ से तो वो पूरा का पानी मतलब क्या हो गया, ट्रीट होता जाता था ऑटोमेटिक। और ये तरीका इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह काम करने लग गया। और वहाँ पर एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए टूरिस्ट प्लेस बन गई वो। वहाँ पर कई सारी स्पीशीज़ आके रहने लग गई, वो काफ़ी अच्छी लोकेशन हो गई। मतलब कई सारे पेड़ पौधों बोले जीव जंतु किसी के लिए मान ली, पेड़ पौधों के लिए भी मान सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत कम हो गया, वाटर बिल्कुल प्योर था। ये सारी चीजें, ये सारे एग्जांपल केस स्टडी हमको ये बताते हैं कि हमको पॉल्यूशन को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि पॉल्यूशन को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, कई सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले में हमारा डेमोग्राफी का जो लेक्चर है पहले वो देखेंगे, उसके बाद में एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा जिसमें मैं बाकी सारी चीजें जो
मतलब मुझे लगता है कि बतानी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये बिल्कुल मत भूल जाइए, केस स्टडी आपको रिवाइज करनी है, रिवाइज नहीं बेसिकली पढ़नी है, और फिर डाउट पूछना अगर कोई डाउट आता है तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।